हेलो, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स या चर्बी या वसा के जो पार्टिकल्स रहते हैं उसको कैरी करने के लिए कुछ पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं जो ब्लड में इनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। और नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का पाचन बॉडी में लिवर में होता है कुछ एंजाइम्स द्वारा, तो लिवर तक पहुंचाने का और लिवर से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इसको लेके जाने का, जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स को यानी फैट के पार्टिकल्स को। इसमें कई तरह के पार्टिकल्स आते हैं जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स आते हैं जो अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल या फैट के मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर कैरी करने का काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स में गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना होगा, हम उस बारे में भी बात करेंगे। एक्चुअल में हाई कोलेस्ट्रॉल हम तब बोलते हैं जब कोई भी प्रकार का जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो सेट पैरामीटर है कि इस लेवल से तक मेंटेन रहना चाहिए, अगर उससे कम या ज़्यादा वेरी करता है। खास करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज़्यादा हम लोग बात करते हैं क्योंकि इसको बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर ये किसी एज ग्रुप के हिसाब से अगर ज़्यादा लेवल पर आता है, ब्लड टेस्ट जब हम करते हैं तो इसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल मानते हैं और वैसे केसेस में हमें दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअल में ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का जो मोटापा है या व्यक्ति का वज़न कितना है सिर्फ उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, उम्र जो वज़न ज़्यादा है वैसे पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि कई दुबले पतले व्यक्ति का भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअल में ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को पचाने के लिए या उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी में जो एंजाइम लेवल्स है वो कम है या ज़्यादा है। कई बार कुछ जन्म से बीमारियां होती है जिसको कंजेनाइटल डिस्लिपिडेमिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के पचाने की क्षमता बॉडी की जेनेटिकली ख़राब होती है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई भी आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप व्यक्ति का ज़रूरी नहीं है कि वज़न ज़्यादा हो, व्यक्ति का ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का कुछ और बीमारी हो, लेकिन हाँ, इसमें कोलेस्ट्रॉल को पचाने वाले तत्व बॉडी में कम होते हैं, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में ज़्यादा आते हैं। और डाइट और एक्सरसाइज करने से या कितना भी खाने पीने में कंट्रोल करने से आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। काफ़ी पेशेंट्स सबको बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे और खाने पे तेल की कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। ऐसा करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में मैक्सिमम 10 to 15% का वेरिएशन आ सकता है। लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा लेवल का है और जो उनका एज के हिसाब से या जो उनके रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से जो कट ऑफ लेवल है उससे अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर उनमें दवा की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको अग्रेसिवली कितना भी आप लाइफस्टाइल चेंज कर ले, कितना भी आप उसको कोलेस्ट्रॉल का तेल वाली चीज़ें खाना बंद कर दें, तेल की वजह कम कर दें, आप इसको पूरी तरह से बिना दवाओं के कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़े केसेस में, बहुत कम केसेस में कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारियाँ जेनेटिक होती है जो कि फैमिलियल डिस्लिपिडेमिक डिसऑर्डर्स जिनको बोलते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाई रहते हैं और ये दवाइयों में से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कुछ केसेस में मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के केसेस अगर जो दवा से बहुत कम रिस्पॉन्ड करे और मल्टीपल फैमिली वाले इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे हम जेनेटिक डिस्लिपिडीमिया को सस्पेक्ट करते हैं। पर ज़्यादातर लोग को थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का वेरिएशन होता है। जेनेटिक फैक्टर्स इसमें थोड़ा रोल तो प्ले करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सबको जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इसमें हो। कोलेस्ट्रॉल कम करने की ज़रूरत क्यों है? एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल कम करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक खासकर जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है वो एक तत्व है जो हार्ट की नलियाँ या बॉडी की सब नलियों में जा जाके जमा हो जाता है, जिससे सारी नलियाँ धीरे धीरे करके चारों तरफ से कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमने लगती है, जिससे वो नलियाँ पतली होते जाती हैं। ब्लड को बहने के लिए जगह कम मिलने लगती है, तो धीरे धीरे करके जब वो नलियाँ बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, यानी 70 to 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज अगर नलियों में हो जाता है, तो फिर सडनली कभी भी नलियों में क्लॉट जमने की वजह से नली सडनली बंद हो सकती है, जिसकी वजह से अगर हार्ट की नली बंद हो तो हार्ट अटैक, ब्रेन की नली बंद हो तो ब्रेन का अटैक, और हाथ पाँव की नली बंद हो तो वो एरिया भी सड़ सकता है या ख़राब हो सकता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो एक्स्ट्रा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, जो बॉडी जिसको नहीं पचा पा रही है या लिवर जिसको डाइजेस्ट करके यूज़ में नहीं ला पा रहा है, वो बॉडी में अलग अलग जगह पर जमा होते जाता है। ज़्यादातर ये मसल टिश्यू और लिवर में ही जमा होता है, लेकिन कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल जो है ये नलियों में भी जमा होने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की नली में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसका पेट पर भी वज़न ज़्यादा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नली में जमा होने का टेंडेंसी भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ अलग अलग कोलेस्ट्रॉल्स में किसी में नली में डिपॉजिट होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, इस हिसाब से वेरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर हाई कोलेस्ट्रॉल वाले आदमी को हार्ट अटैक ही आएगा और हर लो कोलेस्ट्रॉल वाले आदमी को कभी नहीं आएगा, पर ऑब्वियसली ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहने से रिस्क तो थोड़ा बढ़ जाता है।
ज़्यादातर हर कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है सब व्यक्तियों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है। एक यूरो स्कोर करके गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का रिस्क कितना है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको कोलेस्ट्रॉल वाली दवाओं की ज़रूरत है कि नहीं। जो लोग इस स्कोर में रेड जोन में आते हैं उनको हम दवाइयाँ देते हैं, जो ग्रीन जोन में आते हैं उनको दवाइयाँ नहीं देते हैं, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हम काम चला सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि मेनली हम एक्सरसाइज पर और डाइट पर फोकस करते हैं। इसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, जो तरह की एक्सरसाइज वो कर सके, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग जो भी वो कर सके। और इसके अलावा उसको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना है, यानी कि उसको तला तीखा ये सब चीज़ें जिसमें भी वसा या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड ये सब में ज़्यादा रहता है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरसाइज से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होता, उसमें भी वेरिएशन हार्डली 10% जितना ही आता है। आप डाइट कंट्रोल से 10% और एक्सरसाइज से 10% जितना भी आप कर लें, उससे ज़्यादा कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर हाँ, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का घटाने वाली दवा पर रखे और बाकी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दे, वैसा नहीं होता। पर ऑब्वियसली सिर्फ इनसे काम चल जाए वैसा ज़रूरी नहीं है। वज़न कम करने से बॉडी में ओवरऑल रिस्क कम होता है, हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क या डायबिटीज़ वगैरह का बीपी का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पूरी तरह वज़न कम करने से कम नहीं होता। और दूसरा ये भी है वाइसी वर्सा कि कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाई अगर हम देते हैं तो उससे वज़न कम नहीं होता है, वो खाली नलियों में डिपॉजिटेड कोलेस्ट्रॉल या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, पर जो बॉडी का वेट है उसको पूरी तरह से कम नहीं करता। इस तरह के पेशेंट में तेल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, ऐसा नहीं है तेल बिल्कुल बैन है, वैसा नहीं है। उनको थोड़ा बहुत तेल ले सकते हैं, पर ऑब्वियसली जितना कम ले उतना ज़्यादा अच्छा। और बाकी नॉन वेजिटेरियन फूड्स है या जो चीज़ों में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, खासकर एनिमल कोलेस्ट्रॉल्स है, वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। प्लांट कोलेस्ट्रॉल कंपेरेटिवली या प्लांट ऑयल्स कंपेरेटिवली इस तरह में पेशेंट्स में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जैसे कि सफोला, सनफ्लावर, इस तरह के ऑयल्स हैं, या कॉड लिवर ऑयल है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग ऑयल्स है, ऑलिव ऑयल है, ये थोड़ा कंपेरेटिवली सेफ़र माना जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे नलियों को ब्लॉकेज खुल जाता है, या ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे प्रॉब्लम कम हो जाती है, पर ये कम नुकसान करती हैं, ऐसा माना जा सकता है। फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल में थोड़ा ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है। पहले इसको बहुत प्रमोट किया गया था कि नलियों के ब्लॉकेजेस को ये खोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हार्ट अटैक आने का रिस्क इससे कुछ हद तक कम हो सकता है, और बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL लेवल्स को ये थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन इससे हार्ट अटैक आने का रिस्क 0 हो जाता है, या ऑलरेडी जो नलियों में ब्लॉकेज डेवलप हो गया है उनकी नलियाँ पूरी खुल जाएंगी, वैसा कुछ नहीं है इससे। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। यूजली दवाई चालू करने का सबसे बेस्ट टाइम ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल उसके टारगेट लेवल जो उसके एज के हिसाब से या उसकी बॉडी प्रोफाइल के हिसाब से होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें मेडिसिन को स्टार्ट करना चाहिए। पहले एक बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ट्रायल ज़्यादातर हम पेशेंट्स को देते हैं, और 4 से 6 महीने में अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर हम उसको मेडिसिन पे रखते हैं। ज़्यादातर जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है वो एक स्टैटिन करके ग्रुप आता है, HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स इनको बोलते हैं, स्टैटिन्स के नाम से बेचा जाता है। रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, ये कॉमन मेडिसिन है जो यूज़ की जाती हैं। ये प्रॉब्लम जो है इस दवा लेने से क्योर नहीं हो जाती, कंट्रोल हो जाती है। ब्लड के एंजाइम लेवल्स को मॉडिफाई करता है, पर इसको क्योर नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 दिन दवाइयाँ लिया या 6 महीना दवाई लिया और फिर बंद कर दिया, तो जिस दिन आप बंद करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर से वापस वैसे ही हो जाएगा। एंजाइम लेवल्स को दवा सप्लीमेंट कर सकती है, उनकी हेल्प कर सकती है कोलेस्ट्रॉल को पचाने में, पर जिस दिन भी आप दवा को बंद करेंगे लेवल्स अपने आप वापस जैसे पहले थे वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि बॉडी में उस एंजाइम का बनना कोई ये दवा बढ़ा नहीं सकती। फॉर द टाइम भी उसके बदले थोड़ा बहुत हेल्प उसको करवा सकती है। ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो स्टैटिन दवाएं हैं उससे किसी किसी को मांसपेशियों का दर्द, थोड़ा बहुत मसल टिश्यू में डैमेज और लिवर में डैमेज हो सकता है। ज़्यादातर इन पेशेंट्स को ये दवाइयाँ स्टार्ट करने के 1 आध महीने के बाद एक बार लिवर एंजाइम्स टेस्ट करने चाहिए, खासकर अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो नहीं टेस्ट करें तो भी चलता है। बहुत कम पेशेंट्स को लिवर का सिग्निफिकेंट डैमेज होता है, और लिवर और मसल की जिनको पहले से बीमारी है उसमें ये दवाई को बहुत सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए, लो डोज पे यूज़ करना चाहिए। पर पूरी तरह बैन है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वैसा नहीं है, पर थोड़ा लो डोज में इनको यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितना पर करना चाहिए ये काफ़ी लोग पूछते हैं। ज़्यादातर जिनको पहले हार्ट अटैक आया है या डायबिटीज़ आया है उनके लिए कट ऑफ LDL लेवल्स का हम 70 मान के चलते हैं। LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम हमेशा मेजर करते हैं, इसी को ही हम सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल मानते हैं।
HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का पहले बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, पर बहुत सारे स्टडीज़ ने ऐसा शो किया कि HDL लेवल्स को बढ़ाने से या HDL लेवल बढ़ाने वाली दवाओं देने से पेशेंट को कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट है तो ज़रूर, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए दवाई देने का भी उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। LDL को ही मेनली हम कंट्रोल करते हैं। अगर किसी का डायबिटीज़ या हार्ट का प्रॉब्लम है तो LDL को हम 70 से नीचे रखेंगे। अगर माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं और एज ज़्यादा है तो 100 के आसपास रखेंगे, और जिनको बिल्कुल रिस्क फैक्टर्स नहीं है उसका 160 तक LDL लेवल हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा नीचे हो जाए तो आजकल ऐसे कुछ स्टडीज़ हैं पिछले 1-2 साल से जो आई हैं जो ऐसा कहते हैं कि इवन 30 या 20 भी आ जाए तो भी फ़ायदा करता है, द लोअर द बेटर। पर ये बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं है और इसके लिए अभी गाइडलाइंस ज़्यादातर ऐसा नहीं कि जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो भी ज़्यादातर नहीं कहती है। हालांकि इंडियन लिपिड सोसाइटी की गाइडलाइंस में आजकल ये आ गया है कि और 70 से भी नीचे कर सकते हैं आप LDL लेवल्स को, पर ज़्यादातर एज क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हम अभी भी 70 का कट ऑफ को ही लेके चलते हैं कि ज़्यादातर हाई रिस्क पेशेंट में हम 70 के आसपास मेंटेन करते हैं। उससे कम अगर हो गया तो पेशेंट को बहुत नुकसान कुछ नहीं है, थोड़ा फ़ायदा ही करेगा, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा करने के लिए आपको ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए और मेडिसिन का अगर डोज बढ़ाना पड़ता है तो मेडिसिन के डोज से थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उससे अग्रेसिवली कंट्रोल करने के लिए अभी सिग्निफिकेंट डेटा तो नहीं है। अक्यूट हार्ट अटैक वाले सेटिंग्स में ज़्यादातर जब पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है तो हम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली मेडिसिन तुरंत ही पेशेंट को दे देते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट में ये स्टेंट से के रिजल्ट्स भी इम्प्रूव करता है और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो प्लाक रप्चर यानी क्लॉट फटने के जो चांसेस है उसको भी थोड़ा कम करता है और पेशेंट की मृत्यु दर को थोड़ा कम करता है। इसलिए ये स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा हार्ट अटैक में सब पेशेंट्स को दिया ही जाता है। लोडिंग डोज यानी पेशेंट जब आता है जो पहली दवाई देते हैं उसमें ये भी इंक्लूडेड होता है। इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट जब हार्ट अटैक लेके आते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हम उनका मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको दवा पहले ही दी जा चुकी है। उसके बाद अगर आप टेस्ट चेक करेंगे भी तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पहले से लो ही आएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब बॉडी में कोई डैमेज या हार्ट अटैक होता है तो ये लिपिड लेवल्स अपने आप भी थोड़ा वेरी करते हैं, क्योंकि ये लिपिड्स को बॉडी हीलिंग के लिए यूज़ करती है। तो हार्ट अटैक के तुरंत बाद लिपिड लेवल्स बॉडी में थोड़े अलग आ सकते हैं जो नॉर्मल लेवल नहीं है। अगर आपको टेस्ट करना भी है तो 6 हफ्ते के बाद यूजली आप टेस्ट कर सकते हैं, पर ज़्यादातर दवाओं की वजह से वैल्यूज़ इतने वेरी हो जाते हैं कि आप टेस्ट यूजली नहीं करते। टेस्ट करने का पर्पस लिपिड प्रोफाइल का ये है कि आप दवा का डोज अगर एडजस्ट करना है या आपको ये देखना है कि उसको पेशेंट को हाई डोज कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस मेडिसिन का ज़रूरत है या लो डोज मेडिसिन से काम चलेगा, वो देखने के लिए आप कई बार 2-3 महीने के बाद लिपिड प्रोफाइल पेशेंट का कराते हैं। पर अदरवाइज रूटीनली हर हार्ट अटैक के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है और इससे वैल्यूज़ करेक्ट कई बार गड़बड़ वैल्यूज़ आती है, बहुत कम वैल्यूज़ आती है तो पेशेंट को लगता है मेरा कोलेस्ट्रॉल तो लो है, फिर ये हार्ट अटैक क्यों आ गया। तो ऑब्वियसली वो दवा की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए उस टाइम पे चेक करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल वाला दवाइयाँ पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है तो हम ज़्यादातर पेशेंट को लाइफ टाइम ही कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं। शुरुआत के थोड़े महीने हम हाई डोज स्टैटिन्स पे कंटिन्यू करते हैं जब तक पेशेंट का हार्ट का हीलिंग हो रहा है और पेशेंट को स्टेंट फ्रेश है, उस टाइम पे हम पेशेंट को हाई डोज स्टैटिन्स रखते हैं, यानी फुल डोज पे दवाइयाँ देते हैं। लेकिन फुल डोज दवाइयाँ देने से एक तो पेशेंट को थोड़ा मांसपेशियों में दर्द ज़्यादा होता है, साइड इफेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है और थोड़ा कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो इसलिए कुछ महीनों के बाद डोज कम कर देते हैं। लेकिन हालांकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा नहीं है। वो लोग ज़्यादातर ये रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को हाई डोज कोलेस्ट्रॉल वाली दवा लाइफ टाइम देना चाहिए, पर अपने इंडियन सिनेरियो में ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट हाई डोज कोलेस्ट्रॉल वाली दवा जो है 3 से 6 महीने तक ही पेशेंट को देते हैं। उसके बियॉन्ड अगर पेशेंट को सूट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आ रहे हैं और अगर पेशेंट को कॉस्ट का इश्यूज़ नहीं है तो कंटिन्यू रखते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर मीडियम लेवल स्टैटिन से भी कंट्रोल हो रहा है तो उसको कम कर सकते हैं। हाई डोज स्टैटिन से एटलीस्ट 10 to 15% पेशेंट्स को एटलीस्ट मसल पेन होना चालू हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को शोल्डर पेन या घुटनों का पेन या पीठ का दर्द इस तरह के पेन्स चालू हो जाते हैं। ऐसे लोगों में आप ब्लड टेस्ट करोगे तो आपको या लिवर टेस्ट करोगे तो बहुत कुछ चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन हाथ पाँव में दर्द काफ़ी पेशेंट रिपोर्ट करते हैं और ऐसे लोगों को थोड़ा विटामिन डी सप्लीमेंट्स या न्यूरल विटामिन देने से थोड़ा उनको रिलीफ हो जाता है, या फिर हमें कोलेस्ट्रॉल वाली दवाओं को कम करना पड़ता है। कभी कभी किसी को कम डोज वाली दवा से भी अगर ये पेन बढ़े और टॉलरेट ना करे तो फिर बाद में ये दवा बंद भी करना पड़ता है। यूजली स्टैटिन्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं आती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो दवाइयाँ आती हैं उसके बेनिफिट्स इतने शो नहीं किए हुए हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने के लिए फिनोपेब्रिट्स करके दवा आती है, लेकिन वो दवाइयों से भी थोड़ा मांसपेशी में दर्द और डैमेज होने का चांस रहता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए नाइसिन वगैरह मेडिसिन आती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं और ज़्यादातर ट्रायल्स में ये दिखाया गया है कि इनसे लॉन्ग टर्म देने से पेशेंट को लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि
कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना ही टारगेट नहीं है। जो ये स्टैटिन्स या दवाइयाँ हैं वो बेनिफिट्स बहुत तरीक़ों से पेशेंट को देती हैं, इसलिए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को भी ये स्टैटिन हम देते हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट हम एलडीएल लेवल से या ख़राब कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेजर करके असेस ज़रूर कर सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है उनको ये कोई बेनिफिट नहीं करेगा। बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको स्टेबलाइज करती है और उनको कुछ हद तक कम भी करती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करती है पर लेकिन कुछ हद तक थोड़ा रिडक्शन करती है, तो इसलिए इनको देना हर पेशेंट को कंपलसरी है। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल वाली दवाओं खाने से कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल वाली दवा आप कितने भी हाई डोज पे खाएं, ब्लॉकेजेस कुछ कम हो सकते हैं, 1-2% का रिडक्शन हो सकता है, पर वो मिनिमम 20-30% भी कम हो जाएगा वैसा नहीं पॉसिबल है। अगर किसको 70-80% ब्लॉकेज है तो उसमें आगे एंजियोप्लास्टी या बाईपास ट्रीटमेंट ही लगेगा। दवाओं से ब्लॉकेज बढ़ने का चांस कम हो सकता है, लेकिन ब्लॉकेज खुल जाएगा वैसा पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स कई बार पेशेंट को बोलते हैं कि दवा पर काम चलेगा, तो वो काम चलेगा का मतलब ये है कि ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं और थोड़े साल ज़िंदगी चल जाएगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो दवा से खुल जाएगा। तो ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि दवा लेने से कोलेस्ट्रॉल वाली से ब्लॉकेज खुल जाना चाहिए, वैसा नहीं होता। यूजली एक बार जो ब्लॉकेज बन गया वो कितना भी आप कोशिश कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, डाइट कंट्रोल कर लें या कोलेस्ट्रॉल की दवा ले लें, वो कम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसके अलावा कुछ एक दवाई आती है, जैसे एजेटिमेब आती है, एक PCSK9 इनहिबिटर्स आते हैं। एजेटिमेब रूटीनली यूज़ करते हैं काफ़ी केसेस में जहाँ स्टैटिन्स का इंटॉलरेंस होता है, पर ये दवाओं के बेनिफिट्स उतने ज़्यादा ट्रायल्स में प्रूवन नहीं हुए हैं। हाँ, ये LDL लेवल्स को ज़रूर कम करती है पर बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं करती, इसलिए रूटीनली इसको नहीं यूज़ करते हैं। और दूसरी जो एंटीबॉडी में है PCSK9 इनहिबिटर्स, ये थोड़ी कॉस्टली रेजिमेन है। ये वहाँ पे जो यूज़ करते हैं जहाँ कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं या पेशेंट को स्टैटिन दवा सूट नहीं हो पा रही है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट टर्म थेरेपी रहती है और थोड़ी कॉस्टली आती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई होता है यानी हज़ारों के लेवल्स पे होता है, उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, उसमें प्लाज्मा फेरेसिस या LDL एफेरेसिस कर सकते हैं। इसमें जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स वाले हैं जिनका LDL हज़ारों के लेवल पे आता है, उसमें हम बॉडी का एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को जो प्लाज्मा में रहता है उसको हम डायरेक्टली प्लाज्मा को ही चेंज कर देते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से निकाला जा सकता है और उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। जिनको कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हर महीने में 2-3 बार प्लाज्मा फेरेसिस कराते रहना पड़ता है अगर उनको ज़िंदा रहना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में अगर प्लाज्मा फेरेसिस आपने नहीं किया तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको मल्टीपल जगहों में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और काफ़ी लोग जल्दी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। कई इस तरह के पेशेंट्स ऐसे भी हमने देखे हैं जो 15-20 साल की आयु में उनको बाईपास की ज़रूरत भी पड़ जाती है कि उसको इतनी नलियों का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है जब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते। वैसे केसेस में प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह का रोल है। रेगुलर केसेस में इन सब एडवांस चीज़ों को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी इन्वेजिव है और काफ़ी कॉस्टली भी है। थैंक यू।